मैं हूं हर्ष रंजन। दोस्तों, आजकल महंगाई की चर्चा जोरों पर हो रही है। सरकारी आंकड़े और भारतीय रिजर्व बैंक जो कह रहा है, उसके हिसाब से महंगाई बिल्कुल अभी फिलहाल नियंत्रण में है। आरबीआई के मुताबिक 4% के आसपास महंगाई रहे, 4% से 2% ज्यादा, 2% नीचे, यानी 2% से 6% के बीच के रेंज में रहे तो बहुत ही बेहतर होता है। और अभी जो कोर इन्फ्लेशन रेट है अगस्त का, वो 4 से भी नीचे है, 3.65 है। तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी आम जनता बाजार जाकर सामान खरीद रही है और सामान खरीद कर घर लौट रही है, तो उसकी जेब में पहले से ज्यादा बड़ा सुराख हो चुका होता है। उस पर महंगाई की एक तरीके से मार हो गई होती है। तो अब सवाल ये है कि जो महंगाई नियंत्रण में है, तो खाने-पीने के सामान को खरीदने से लोगों की जेब पर इतना भारी नुकसान कैसे हो रहा है? इसको लेकर कई तरीके के सुझाव आ रहे हैं। एक सुझाव ये भी है कि जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को मापने का पैमाना है सीपीआई के माध्यम से, उसमें फेर-बदल किया जाना चाहिए। उस बास्केट में जो-जो चीज़ें हैं, खासकर खाने-पीने का सामान, खाद्य सामग्री, उसको या तो निकाल बाहर किया जाना चाहिए या उसमें कई प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए और इससे पूरा का पूरा जो इन्फ्लेशन है, खाद्य महँगाई सहित, वो सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त नज़र आएगा, सही नज़र आएगा। अब हमें तो लगता है कि ये तो वही बात हो गई कि अगर गरीबी कम करना हो, तो गरीबों को ही हटा दिया जाए। बात थोड़ी-सी अटपटी लगती है, लेकिन चूँकि बात अर्थशास्त्र की है, इसलिए आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। पुनीत जैन साहब देश के जाने-माने आर्थिक विशेषज्ञ हैं, कई अखबारों में संपादक रह चुके हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे मंच पर पुनीत। धन्यवाद हर्ष भाई। जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं इन्फ्लेशन को लेकर, इसको लेकर लगातार 2 तरीके के विचारधाराएँ आ रही हैं। वैसे भी अर्थशास्त्र में एक अर्थशास्त्री के विचार को दूसरा नकार देता है, ये हमने माल्थस के सिद्धांत से ही बचपन से ही पढ़ा है। लेकिन अब जो देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन साहब, उनका कहना है कि सीपीआई का जो बास्केट है, उससे खाद्य पदार्थों को निकाल दीजिए। रघुराम राजन जो पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने इसके खिलाफ वार्न किया है। शक्तिकांत दास भी कहते हैं कि कहीं न कहीं खाद्य आइटम को निकालना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगा। पहले तो ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये है क्या चीज़ और कौन क्या कह रहा है, कौन कितना सही है? तो हर्ष भाई आपने सही कहा कि ये अर्थशास्त्र में कई बार ऐसे सवाल आते हैं और जो सिद्धांतिक सवाल है। देखिए इसका मैथमेटिक्स क्या होगा ये अलग बात है, इसका सिद्धांत क्या है? ये कैसे हम इसका आंकलन करते हैं और इससे फिर जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो उसका निर्धारण होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कंज़्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन या जो इन्फ्लेशन या हम बात करते हैं महँगाई की, तो वो चीज़ क्या है? तो देखिए जो भी एक आम नागरिक है वो कई चीज़ें कंज्यूम करता है। सिर्फ एक खाने-पीने की चीज़ें नहीं है, कपड़े हम पहनते हैं, हम घर में रहते हैं, हम गाड़ी में चलते हैं तो वहाँ पर हम पेट्रोल खर्च करते हैं, हम बाज़ार में जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। तो हमारी जो कंज़म्पशन बास्केट है, वो कई सारी चीज़ों उसमें उसका पार्ट है। सरकार अपनी पॉलिसी निर्धारित करने के लिए ये आकलन करती है कि जो हम ये सामान खरीदते हैं रोज़मर्रा के जीवन के लिए, उस सामान की कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, ये नापने के लिए हम एक इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी हम इन सभी चीज़ों को मिला-जुला कर एक इंडेक्स, एक मापदंड इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं और फिर उसको नापते हैं हम कि अगले साल उसी बास्केट की या उन्हीं चीज़ों की कीमतें बढ़ी या घटी और उससे हम इन्फ्लेशन का फैसला करते हैं और उस इन्फ्लेशन के बेसिस पर फिर ये फैसला किया जाता है कि सरकार की नीति क्या हो जिससे उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो बेसिक सैद्धांतिक तो तरीका ये है। भारत में जो अभी हमारे सामने चैलेंज जो आपने प्रस्तुत किया एक तरह से या चैलेंज है हमारे सामने, वो ये है कि जो भारत में कंज्यूमर जो एक रिटेल कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर जो खरीदता है सामान, उसके अंदर खाने-पीने की चीज़ों की कितना हिस्सा है पहली बात ये और उसकी जो कीमतें बढ़ रही हैं और उससे जो इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ता है और पॉलिसी पे मॉनेटरी पॉलिसी पे फ़र्क पड़ता है, ये हमको मिला-जुला कर के देखना होगा।
जो सीपीआई हम अभी फिलहाल हम भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सीपीआई का जो लास्ट कैलकुलेशन की गई थी, वो 2011-12 के बेसिस पे की गई थी। यानी जो 2011-12 में जो कीमतें थी कुछ निर्धारित चीज़ों की, हमने उनकी कीमतों को लेकर हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का, जैसे आपने कहा, उनका मानना ये है कि उस सीपीआई में जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसके अंदर करीब-करीब 54% खाने का हम वेटेज है। यानी 54% हम समझते हैं कि आम कंज्यूमर जो है, अर्बन कंज्यूमर जो है, वो अपना जो टोटल खर्चा करता है महीने का, उसमें 54% वो खाने-पीने पे खर्च करता है और बाकी चीज़ों का हमने उसमें इंक्लूड करा है प्राइसेस को। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना ये है कि ये 54% करेक्ट वेटेज नहीं है, ये कम होना चाहिए। अब जो अर्बन कंज्यूमर है, वो आज की तारीख में फूड पर इतना पैसा नहीं खर्च करता, बाकी चीज़ों पर करता है। तो ये एक सैद्धांतिक सवाल हमारे सामने अभी है। पुनीत, ये आपने बहुत सही कहा कि एक तो जो बेस ईयर है अभी 11-12 का है, ज़ाहिर-सी बात है जैसे अभी हमने जनसंख्या की गणना भी नहीं की है 11 के बाद से, इसका भी बेस ईयर चेंज किया जाना चाहिए क्योंकि पिछले 10 वर्षों में, 12 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, देश की अर्थव्यवस्था कहें या कंज़्यूम करने के तरीके कहें या जनरेशन कहें। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल ये आता है कि देखिए भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो है। 24 में भी देखें तो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। लेकिन अभी भी हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि 80 करोड़ लोगों को हमें अनाज जो है, अभी भी मुफ्त खिलाना पड़ रहा है। यानी अगर अपने दर्शकों की बेहतर समझ के लिए मैं बताऊँ कि अगर किसी की आमदनी ₹100 है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ₹100 में से ₹90 खाने पे ही खर्च कर रहा है, जो कि 90% हो जा रहा है। लेकिन अगर किसी की आमदनी ₹1000 है, तो उसका काम भी ₹100 के खाने-पीने में चल जा रहा है। इंसान है, कोई कितना ही खा लेगा। तो वो 10% ही खर्च कर रहा है। तो इस पैमाने पर देखें तो एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितना वेटेज होना चाहिए खाद्य पदार्थों का जो कि 54% है? तो हर्ष, आपने सही कहा कि ये एक चैलेंज ज़रूर है कि यदि हमारे भारत, और भारत खास तौर से बहुत ही डाइवर्सिफाइड देश है। अगर आप देखें तो रूरल अर्बन डिवाइड है। इवन अर्बन डिवाइड में भी देखें तो आप देखेंगे कि कुछ ज़्यादा आमदनी के वर्ग है, कुछ कम आमदनी का है, कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, कुछ रूरल वर्कर्स हैं। तो इस प्रकार से बहुत बटा हुआ, हम बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम एक ही आंकड़ा या एक ही मापदंड रखें सभी को के कंजम्पशन पैटर्न को अंदाजा लगाने के लिए। तो इसको खैर कोशिश की गई इसको सॉल्व करने की। वो ऐसे किया गया कि जैसे हम कंज्यूमर प्राइस की बात करते हैं तो हमने तो 2 इंडेक्स बनाए। एक हमने रूरल इंडेक्स बनाया और एक अर्बन, यानी गाँव में रहने वाले लोगों की जो कंजम्पशन बास्केट है वो फ़र्क है और उसका आकलन अलग किया जाता है। और जो अर्बन कंज्यूमर है, जो शहरों में रहते हैं, उसके हम आकलन अलग करते हैं। तो वो एक अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। उसके साथ-साथ हमने जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके भी जो अर्बन इंडेक्स है, उसको भी हमने 2-3 चीज़ों में डिवाइड किया। हमने कहा कि देखिए वर्कर्स का जो इंडेक्स है वो अलग होना चाहिए, जो एक मिडल क्लास है या एक नॉर्मल कंज्यूमर है उसका अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार से कई बारी कोशिश की गई है, इसको अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया जाए और इंडेक्स को सूटेबल बनाया जाए कि हम उस वर्ग के लिए वो सूटेबल इंडेक्स हो। लेकिन देखिए जब ऐसा हम करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तो एक ही है पूरे देश के लिए और जी। उसकी जो नीति है वो सारे देश के लिए एक है। यानी उससे सारे जितने भी आपको जो उससे प्रभावित हो रहे हैं लोग, वो सारे लोग उससे एक ही नीति से सब प्रभावित होंगे। तो नीति ऐसी बनानी चाहिए जो कि रूरल, अर्बन, वर्कर, इंडस्ट्रियलिस्ट सबके लिए कारगर हो या उसके लिए वो इफ़ेक्टिव हो। इसको हमने अलग-अलग प्रकार से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोशिश करी मॉनेटरी पॉलिसी लाने की। सॉरी, जस्ट 1 सेकंड। एक सेकंड जस्ट। हाँ, हाँ। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई मापदंड वो यूज़ करते हैं अपने इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए। तो हमने ये देखा है कि जो साथ में आपको बताऊँ मैं कि सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं,
जो हम बेसिक आइटम्स है यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में बताते हैं कि जो कंपनियां यूज करती हैं अपना खुदरा सामान खरीदने के लिए या होलसेल सामान खरीदने के लिए, उसका भी प्राइस इंडेक्स है। तो ये कई प्रकार से हम इन्फ्लेशन को नाप सकते हैं। अभी आपको सुन के हैरानी होगी, आपने भी ज़िक्र किया है इसका कि 2011-12 में लास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो था वो बनाया गया था नापने के लिए। अब आप विचार कीजिए कि मैं भी देख रहा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, उसके अंदर कैसे-कैसे 299 आइटम्स, 299 आइटम्स हमने इंक्लूड करे हैं सीपीआई में। और उन आइटम्स में ऐसे आइटम्स भी हैं जैसे वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ऑडियो कैसेट के प्राइसेस। अब देखिए ये चीजें तो इस्तेमाल होनी बंद हो गई हैं और आपको हैरानी होगी कि मोबाइल उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आज हम जब सीपीआई का हम नापते हैं या आकलन करते हैं तो मोबाइल प्राइसेस को उसमें नहीं गिनते और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर उसको हम उसमें इंक्लूड करते हैं, जिनके प्राइसेस मुझे लगता है कि अब बिल्कुल स्टैटिक है या ना वो सामान ही नहीं मिलता या कंज्यूम नहीं होता। तो इस तरीके से हमें ज़रूरत है कि इसको हम समय-समय पर इसको रिकैलिब्रेट करें, इसको हम दोबारा से रिफॉर्मुलेट करें और सरकार कर भी रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक पैनल बनाया है अभी हाल में ही और वो ये आकलन कर रहा है कि क्या हमें ये प्राइसेस जो है या इंडेक्स जो है इसको फॉर्मुलेट करना चाहिए। और जो उसमें सबसे बड़ा सवाल जो आपने सबसे पहले उठाया था कि जो फूड है, जिसकी वेटेज 54% है, क्या वो वेटेज हमें कम करनी चाहिए? ये ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट एंड मैटर ऑफ डिस्कशन अमंग एक्सपर्ट्स। नहीं, आपने कहा कि भारत इतना बड़ा है और सही मायने में ज्योग्राफिकली हम इतने डाइवर्स हैं और इतने बड़े हैं कि हमारा रूरल और जो अर्बन है, अगस्त महीने के फिगर पे नज़र डालते हैं, कोर इन्फ्लेशन 3.65 है। लेकिन इसमें अगर रूरल को देखें तो वो 4.16% की दर से इन्फ्लेशन है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3.14 है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महँगाई की दर और कहीं ज़्यादा है। अगर आज की चर्चा हम सीमित करते हैं सिर्फ खाद्य मुद्रास्फीति की दर पर, तो गाँव में जिनकी इनकम जितनी है उसके हिसाब से वो ज़्यादातर सामान तो खाना खरीदने में ही कराते हैं। मोबाइल ऑफ कोर्स खरीदते हैं, लेकिन इस तरीके से लग्ज़री आइटम्स वो नहीं खरीदते हैं। और शायद यही है कि रघुराम राजन ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि फूड आइटम्स को नहीं निकाला जाना चाहिए। बेशक जो 11-12 का बेस ईयर है उसमें बाकी चीज़ें हैं, उसको ज़रूर संशोधन किया जाना चाहिए, जो चीज़ें अब इस्तेमाल में नहीं हैं। बिल्कुल, तो देखिए हम ये देखते हैं कि दूसरी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वहाँ के हम मानते हैं कि वहाँ के जो रेज़िडेंट्स हैं या वहाँ पर जो काम करते हैं वो काफ़ी रिच, काफ़ी अमीर वर्ग के लोग हैं, उनकी आमदनी बहुत है। लेकिन अमेरिका में भी जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके अंदर फूड इंक्लूडेड है, हालाँकि उसकी वेटेज जो है वो 25% के आस-पास है। तो और करीब-करीब 13% वहाँ फ्यूल यानी पेट्रोल वगैरह की कीमतें वो इंक्लूड करते हैं। पर तो अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर काफ़ी पैसा है, अमीर अर्थव्यवस्था है, वहाँ भी 25% फूड को इंक्लूड किया है उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो मैं ये मानता हूँ कि भारत में भी कोई एक खाना खाने-पीने की चीज़ें जैसे आपने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसका डेफ़िनिटली वो सीपीआई में होनी चाहिए। अब उसकी वेटेज जो है 54% वो सही है या गलत है, देखिए ये एक सर्वे से पता चलेगा। हालाँकि अभी हाल में ये एक सुझाव आया था बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी डेटा कि 8% कम की जा सकती है, यानी 54% से वो हम 46% कर सकते हैं। अभी जो मैंने समझा है लोगों से बात करके और जो सर्वे चल रहा है, तो ऐसा लगता है हमें, ऐसा मेरा अनुमान है कि अगले वर्ष के करीब मिडल तक 2025 के जून-जुलाई तक जो सर्वे है कंज़म्पशन सर्वे है, ये सरकार पूरा कर लेगी और फिर जो आंकड़े हमारे सामने आएँगे कि कितना पैसा हम फूड पे खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा हम दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं, वो सारी आइटम्स हमारे इंक्लूड होंगी इंडेक्स में। कुछ आइटम जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि बड़ी आपको हैरानी होगी, मैं अब आपको क्या बताऊँ, अभी जो सीपीआई इंडेक्स है उसमें तांगे का किराया भी इंक्लूडेड है जो नेचुरली रेलेवेंट है आज की तारीख में। तो ये सब चीज़ें पूरा एक रिकैलिब्रेट हमें करना होगा। पर मुझे उम्मीद है कि बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव अ मच बेटर सीपीआई इंडेक्स। बिल्कुल और जब 2011-12 में हो रहा था तो मुझे ध्यान आ रहा है कि उस समय
टाइपराइटर भी इंक्लूडेड था, जबकि टाइपराइटर की बिक्री बहुत पहले बंद हो चुकी थी, उस समय उसको हटाया गया था। बिल्कुल। लेकिन विकसित देशों की बात करें जहाँ 20 से 25% के आसपास है, यूरोपियन कंट्री भी इसका एक उदाहरण है। तो भारत में हमें ये भी बहुत देखना होगा कि जो हमारा पर कैपिटा इनकम उसमें भी बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। 10% 20% लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बाकी के पास उतना ही पैसा है जितना वो खाने पे खर्च कर सकते हैं। क्या ये सिमिलैरिटी इन्फ्लेशन को और नियंत्रण करने में मदद करेगी? देखिए, बिल्कुल, जहाँ भी हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी बहुत होती है इनकम में, वहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जैसे कहना बहुत, देखिए हर्ष भाई, आसान है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कीजिए। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करे सरकार? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना पड़ेगा। और जैसे ही हम मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करते हैं, यानी मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ पे उसका नेगेटिव असर आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है। तो ये बात सही है कि सैद्धांतिक तरीके से देखा जाए तो इन्फ्लेशन पे नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन पे ज़्यादा अगर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके कुछ हद तक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पर। भारत ऐसा देश है जहाँ पर हमें हाई इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, क्योंकि यंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो हमारे पास ये विकल्प नहीं है कि हम 2% या 3% जीडीपी ग्रोथ देखें। हमें ज़रूरत है कि हम 6 टू 7% जीडीपी ग्रोथ अगर देखते हैं, तभी तो पूरी सोसाइटी के जितने लोग हैं, उनको कुछ आमदनी का उनका ज़रिया अच्छा बनेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस होती है सेंट्रल बैंक्स के लिए कि वो इन्फ्लेशन को एक सिंगल टारगेटिंग करें और उसको सिंगल टारगेट लेकर के इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक मुहिम वो चलाएं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक में पॉलिसी थी कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो उस वक़्त हमारे जो 2018, 17, 18, 19 के आसपास हमने देखा था कि जीडीपी ग्रोथ वहाँ पर कम होनी शुरू हो गई थी। अब जो सेंट्रल बैंक है, फॉर्च्यूनेटली बहुत बढ़िया सरकार की जो नीति आई है, उसमें ये है कि भई आपको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखना है। तो ये दोनों चीज़ें साथ-साथ हमारे को देखनी होंगी और डेफ़िनिटली इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा सवाल रहता है हमेशा, लेकिन साथ-साथ इकोनॉमिक ग्रोथ का भी उसे हमें ख्याल रखना होगा। लगातार अगर बड़ा कैच 22 सिचुएशन होता है, आपने जैसा बताया कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करते हैं, ब्याज दरों को बढ़ाते हैं, मार्केट से पैसा ठप करते हैं, तो महँगाई को थोड़ी बहुत काबू ज़रूर हम कर लेते हैं, लेकिन इससे ग्रोथ अफ़ेक्टेड होता है और जब ग्रोथ अफ़ेक्टेड होता है, तो पूरे देश की जीडीपी जो है, वो अफ़ेक्टेड होती है, जिसे शायद सरकार अभी नहीं करना चाहे। तो आपको क्या लग रहा है पुनीत कि आने वाले समय में क्या जैसे पिछली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में कोई अनटच रहा थी, आने वाले समय में कोई रेट पर कम करने की स्थिति आएगी ताकि ग्रोथ को और बढ़ाया जा सके? देखिए, एक बात तो हर्ष भाई साफ है कि जो पूरी विश्व जो भी हम मॉनेटरी पॉलिसी भारत में फॉलो करेंगे, उसके ऊपर जो हमारी डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, वो तो इन्फ्लुएंस करेंगे ही, लेकिन आप देखेंगे कि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं या ग्लोबल पॉलिसी है, उसका भी काफ़ी बड़ा असर आता है। तो ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, क्योंकि कैपिटल फ्लो कर सकता है एक देश से दूसरे देश में, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना इंटरेस्ट रेट बहुत हाई करें या बहुत लो करें कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स। मेरा अपना अनुमान ये है, अगर आप देखें तो अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट्स कटौती शुरू हो गई है। हम देख रहे हैं कि यूरोप में भी इंटरेस्ट रेट्स की तरफ नरमी है। तो आने वाले समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ी-सी लूज़न करनी पड़ेगी। बहुत टाइट हम पॉलिसी लेके चल रहे हैं, लिक्विडिटी बहुत टाइट कर रखी है अभी सिस्टम में। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा लूज़न करना पड़ेगा। हालाँकि बहुत अग्रेसिव लूज़निंग मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट ही कट करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हम पॉलिसी कट करते हैं, तो आप समझते हैं कि वो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। पॉलिसी ज़्यादा टाइटन करते हैं, तो ग्रोथ कम हो जाती है। देखो, जैसे आपने कहा कि कैच 22 है, बहुत मुश्किल टाइट रोप वॉक है। पर अभी जो हालत है, अगर हम देखें तो भारत का बहुत अच्छी स्थिति है। हमारा जीडीपी ग्रोथ 7% है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ आपने बताया, बिल्कुल सही है। और जो ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स है अगर हम देखें, यानी टैक्स कलेक्शंस हैं या इंडस्ट्रियल आउटपुट है या एम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं, ये सारी फिगर्स बहुत अच्छे एक दायरे में है, अभी स्टेबल हैं।
तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई बहुत फेरबदल नहीं करेगा, सपोर्टिव पॉलिसी रखेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव इंटरेस्ट रेट्स में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मुझे अभी नहीं लगता। एक और चलते-चलते आखिरी सवाल आपसे कि कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़े और वो स्थिति कब आनी चाहिए देश में जबकि हमें करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज नहीं देना पड़े? क्योंकि हम तुलना विकसित देशों अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से करते हैं, तो ये भूल जाते हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं। तो हर्ष भाई देखिए, अगर हम अपने मुकाबला करें आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, जबकि लिबरलाइजेशन शुरू हुई थी, तो भारत की जीडीपी बहुत कम थी। मुश्किल से $500 पर कैपिटा इनकम होती थी। उसमें खाने-पीने को भी बहुत मुसीबत, बहुत तकलीफ रहती थी। आज हमारा जो जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी है, वो करीब-करीब $2,700 पर ईयर है। तो इस प्रकार से हम देखें तो पिछले 20 वर्षों में काफ़ी तरक्की हुई है और खुशहाली हुई है। लेकिन अगर हम विकसित देशों की बात करें, जो डेवलप्ड कंट्री हम तब मानते हैं जब हमारा जीडीपी जो है वो करीब-करीब $15,000 पर कैपिटा होना चाहिए। यानी यहाँ से भी 6 गुना जब आमदनी होगी, तब हमें लगेगा कि हम विकसित देशों में हमारा गिनती हो सकती है। यदि हम चाइना को भी देखें, जो चाइना भी आज भी वो डेवलपिंग कंट्री के उससे जाना जाता है, लेकिन चाइना में पर कैपिटा इनकम करीब-करीब वहाँ पर $11,000, यानी हमसे 4 गुना एक एवरेज सिटीजन की वहाँ पर आमदनी है। और अभी डेवलपिंग कंट्री में गिने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए भी काफ़ी लंबा रास्ता है। हमें जीडीपी ग्रोथ को ऊपर रखना होगा, 7%, 8% रखना होगा। हमें पर कैपिटा इनकम जो आज $2,500 के आसपास है, कम से कम नहीं तो $5,000 होनी चाहिए। आपको हैरानी होगी, बांग्लादेश जैसा देश भी पर कैपिटा इनकम में हमसे काफ़ी आगे है। आपको बहुत छोटे-छोटे देश भी हमसे पर कैपिटा इनकम में, यानी एवरेज इनकम में काफ़ी आगे हैं। तो हमारे लिए एक लंबा रास्ता है। अच्छी बात क्या है कि हमारे पास वो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं जहाँ पर हम हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकते हैं। और देखिए, इन्फ्लेशन का आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और मुझे लगता है ये इन्फ्लेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कंट्रोल किया जाए। डेफिनेटली जो बेस्ट टूल्स हैं, अगर हम सीपीआई इंडेक्स की बात करें या कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल की बात करें, ये तो सब जरिए हैं उस गोल पे, उस लक्ष्य पे आने के लिए। और लक्ष्य ये है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो बेटर हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, ताकि गरीब आदमी भी एक अच्छा जीवन जी सके और अच्छी अपनी पढ़ाई पर या हेल्थ पर वो एक्सपेंडिचर कर सके। चलिए पुनीत, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ सत्य हिंदी पर जुड़ने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द नहीं तो देर-सबेर हम $12,000 प्रति व्यक्ति आय पर ज़रूर पहुँचेंगे। फिलहाल बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद। थैंक यू।